डर से आज़ादी तक, एक माँ बेटी की कहानी। मेरी 12 साल की बेटी लगातार गर्दन के पीछे तेज दर्द की शिकायत कर रही थी, इसलिए मैं उसे सैलून ले गई। बाल कटवाने के बीच में ही हेयर स्टाइलिस्ट अचानक पूरी तरह स्थिर हो गई और फुसफुसा कर बोली, मैडम यह सामान नहीं लग रहा। मैंने आईने में देखा और महसूस किया जैसे मेरे चेहरे से सारा खून उतर गया हो। कुछ ही मिनटों बाद हम सीधे पुलिस थाने की ओर जा रहे थे। जब वह घर पहुंची, रसोई से लहसुन और मसालों की सुकून देने वाली खुशबू आई। वहाँ उसके पति मिहिर रात का खाना बना रहे थे। एक वित्तीय सलाहकार होने के बावजूद मिहिर अक्सर अनन्या से पहले घर आ जाते थे और घर के कामों में सक्रिय रूप से मदद करते थे, कभी कभी तो थोड़ा नाटकीय अंदाज में भी। दिल्ली की पतझड़ भरी हवा सड़कों पर सूखे पीले पत्ते बिखेर रही थी। जब अनन्या शर्मा घर लौट रही थी, रियल एस्टेट ऑफिस में लंबे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन घर पर बेटी के इंतजार का ख्याल उसके कदमों को अपने आप हल्का कर देता था। पिछले 2 वर्षों में उसका जीवन एक सावधानी से किया गया पुनर्निर्माण था, एक खामोश कोशिश त्रासदी की राख से फिर से सामान्यता खड़ी करने की। उनका 2 मंजिला घर उपनगर की एक शांत कॉलोनी में इसी प्रयास की नींव था, एक ऐसी जगह जो शरण स्थली बनने के लिए थी। घर में स्वागत है अनन्या, मिहिर ने अपनी हमेशा वाली गर्म मुस्कान के साथ कहा, वही मुस्कान जिसने शुरू में ही उसे निःशस्त्र कर दिया था। क्या आज क्लाइंट के साथ मीटिंग लंबी चल गई? हाँ, थोड़ी। उसने दरवाजे के पास बैग रखते हुए कहा। आर्या कहाँ है? अपने कमरे में होमवर्क कर रही है। आज स्कूल से देर से लौटी, शायद दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। अनन्या सीढ़ियाँ चढ़ी। कालीन पर उसके कदमों की आवाज़ मुलायम थी, वह कालीन जिसे उन्होंने साथ मिलकर चुना था। उसने बेटी के कमरे का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। आर्या, मैं आ गई। स्वागत है मम्मा। 12 साल की आर्या ने पढ़ाई की मेज से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर ऐसा थकान भरा भाव था जो उसकी उम्र के कंधों के लिए कुछ ज्यादा ही भारी लगता था। सेकेंडरी स्कूल शुरू होने के बाद से अनन्या ने उसमें सूक्ष्म बदलाव महसूस किए थे। उस चमक का धीमा पड़ना जो कभी आर्या की पहचान हुआ करती थी। वह खुद से कहती थी कि यह किशोरावस्था की जटिलता है, एक स्वाभाविक दूरी, लेकिन माँ होने की बेचैनी उसके पेट में स्थायी गांठ बनकर बैठ गई थी। 3 साल पहले अनन्या की दुनिया टूट गई थी। उसने अपने प्रिय पति राहुल को एक अचानक और बेतुके सड़क हादसे में खो दिया था। तब 9 साल की आर्या के साथ जीवन 2 लोगों का एक खामोश संसार बन गया, साझा शोक से चिन्हित। हालांकि रियल एस्टेट में उसकी नौकरी स्थिर थी, लेकिन एकल माँ होने की जिम्मेदारी का बोझ अक्सर रात की खामोश घड़ियों में उसे दबोच लेता था। काम की एक ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात मिहिर से हुई। वह हर उस चीज का उलट था जो राहुल था। जहां राहुल ऊर्जावान था, मिहिर शांत था। जहां राहुल जल्दबाज था, मिहिर संतुलित वह कोमल और बुद्धिमान था। अनन्या की चिंताओं को धैर्य से सुनता था और सबसे बढ़कर आर्या से दिलचस्पी लेता था। जो रिश्ता एक सुकून देने वाली दोस्ती से शुरू हुआ, वह धीरे धीरे अनिवार्य रूप से कुछ और बन गया। 2 साल पहले वसंत की हल्की सी खिलावट के साथ उन्होंने शादी कर ली। मिहिर ने सौतेले पिता की भूमिका अपनाई, स्कूल के कार्यक्रमों में जाना, होमवर्क में मदद करना, एक स्थिर और आश्वस्त करने वाली उपस्थिति। आर्या, जो शुरू में इस नए आदमी को अपने पिता की जगह लेते देख उलझन में थी, धीरे धीरे मिहिर की लगातार बनी रहने वाली दयालुता के आगे अपना दिल खोलती दिखी। उनका घर दूसरी मौकों का प्रमाण होना चाहिए था, एक दोबारा जुड़ी हुई आदर्श परिवार की तस्वीर, लेकिन हाल ही में उस परिपूर्ण मुखौटे में बारीक दरारें उभरने लगी थी। आर्या जब मिहिर से पहले की तरह बातें नहीं करती थी। अक्सर रात के खाने में एक गहरी चुप्पी छाई रहती जो किसी भी बहस से ज्यादा जोर से गूंजती थी। उसकी पढ़ाई जो कभी गर्व का विषय थी, वह अब गिरने लगी थी। किशोरावस्था मुश्किल होती है, अनन्या ने उस रात मिहिर से कहा जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे। यह बातचीत जब परिचित धुन बन चुकी थी। मुझे लगता है आर्या हमसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। मिहिर ने उसका हाथ हल्के से थामा, उसका स्पर्श स्थिर और भरोसेमंद था। तुम भी उस उम्र से गुजरी हो ना, यह सामान्य है, वक्त सब ठीक कर देगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बस आर्या की गति से चलना होगा। अगले सोमवार ऑफिस में अनन्या का फोन बजा। क्या मैं श्रीमती शर्मा से बात कर रहा हूँ? मैं आर्या का क्लास टीचर मिस्टर वर्मा बोल रहा हूँ।
हाँ, क्या सब ठीक है? असल में पिछले कुछ दिनों में आर्या क्लास में बार बार ऊँघती हुई दिख रही है। कई बार जब हम उसका नाम लेते हैं तो उसे जगाने में समय लगता है। ये शब्द अनन्या पर ऐसे गिरे जैसे किसी कबूलनामे की चोट जिसका वह इंतज़ार कर रही थी, बिना यह जाने कि वह इंतज़ार कर रही है। क्लास में सो जाना, मुझे लगा मैं उसे काफ़ी जल्दी सुला रही हूँ। उसके नंबर भी थोड़े गिर रहे हैं। वह पहले जैसी आर्या नहीं लगती। क्या घर में हाल ही में कोई बदलाव हुआ है? फ़ोन रखने के बाद अनन्या ने अपनी सहकर्मी से कहा कि वह आज जल्दी निकल जाएगी। घर पहुंचकर उसने चुपचाप आर्या का कमरा खंगाला। कोई गेम कंसोल नहीं, कोई छुपाई हुई टैबलेट नहीं, कोई संकेत नहीं कि वह देर रात तक जागती रहती हो। लेकिन तकिए और बिस्तर के हेडबोर्ड के बीच उसे एक छोटी सी टॉर्च मिली। पहला विचार राहत का था। वह कंबल के नीचे पड़ रही है, लेकिन मिस्टर वर्मा जिस थकान की बात कर रहे थे वह किसी किताब से चुराए गए कुछ घंटों से मेल नहीं खाती थी। उस शाम अनन्या ने अपनी बेटी से नरमी से बात की। आज मिस्टर वर्मा का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि कभी कभी तुम्हें क्लास में नींद आने लगती है। आर्या का चेहरा सख्त हो गया। कभी कभी थक जाती हूँ। ये टॉर्च बेटा, क्या तुम रात में पढ़ती हो? आर्या ने नजरें झुका ली, उसकी आंखों से बचते हुए कभी कभी। सॉरी। वह माफ़ी स्वचालित सी लगी, जैसे एक कमज़ोर सा कवच। क्या तुम्हें नींद नहीं आती? अगर कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे कहो, हम साथ मिलकर हल निकाल सकते हैं। मैं ठीक हूँ, आर्या ने खोखली आवाज़ में कहा, सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? उस सप्ताहांत अनन्या आर्या को बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता के पास ले गई। जांच के बाद उन्हें कोई शारीरिक असामान्यता नहीं मिली। यह मांसपेशियों का तनाव हो सकता है, डॉक्टर ने गर्दन की जांच के बाद समझाया। किशोर अक्सर पर्यावरण में बदलाव के प्रति वयस्कों की सोच से कहीं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मानसिक तनाव कभी कभी शारीरिक लक्षणों के रूप में सामने आता है। क्या आपने फैमिली काउंसलिंग के बारे में सोचा है? कभी कभी कोई तटस्थ व्यक्ति संवाद के रास्ते खोलने में मदद करता है। वह बेहद बहादुर है, कविता ने नरमी से कहा। वह आपसे बहुत प्यार करती है। सबसे ज़्यादा डर यही था कि आपको चोट ना लगे, इसलिए उसने खुद को चोट पहुंचाई, एक झूठी कहानी बनाने के लिए। उसका मकसद वह आपके साथ अपने बच्चे चाहता था, कविता ने कहा, और उसे लगता था कि आर्या रास्ते में है। उनका चेहरा सख्त हो गया। हम अभी आपके घर जा रहे हैं। मिहिर को पूछताछ के लिए लाया जाएगा। 2 घंटे बाद कविता का फ़ोन आया। हमने मिहिर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आर्या के बिस्तर के नीचे एक छोटी रिकॉर्डर मिली। उसकी धमकियां साफ दर्ज हैं। उस रात होटल के कमरे में अनन्या ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो आर्या, मुझे समझ आना चाहिए था। यह आपकी गलती नहीं है मम्मा। कई महीनों बाद पहली बार आर्या के चेहरे पर शांति थी। जब वो रात में कमरे में आने लगा, उसने फुसफुसाया, मुझे सोने से पहले बहुत डर लगता था, इसलिए मैं इतनी थकी रहती थी। अगले दिन मिहिर की पूर्व पत्नी नेहा वर्मा ने अहम गवाही दी। उसने सार्वजनिक आकर्षण और निजी क्रूरता के उसके पैटर्न की पुष्टि की और उससे भी गंभीर उसके छुपे जुए के कर्ज का खुलासा किया। मिहिर के लिए नया आर्या सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक बाधा थी। उसे अनन्या की आय और संपत्ति चाहिए थी, सिर्फ अपने लिए। रिकॉर्डेंस और नेहा की गवाही के आधार पर अभियोजक ने मिहिर पर कई संगीन आरोप लगाए। उसे जमानत के बिना हिरासत में रखा गया। अगले हफ्ते कानूनी प्रक्रियाओं और आर्या की थेरेपी के तूफान जैसे थे। वे एक छोटे से नए अपार्टमेंट में चली गई, छोटा लेकिन सुरक्षित, और सिर्फ उनका। धीरे धीरे आर्या ठीक होने लगी, पूरी रात सोने लगी, आंखों के नीचे के काले घेरे मिट गए, नंबर सुधरने लगे और वह चमकदार बातूनी बच्ची वापस आने लगी। नीता ने उसे एक छोटा मॉडर्न हेयर कट दिया। डर की वजह से नहीं, आत्मविश्वास से चुना हुआ। अनन्या ने सीखा कि लोग कितने खतरनाक मुखौटे पहन सकते हैं। जिस आदमी को वह समझदार और दयालु मानती थी, वह सबकी आंखों के सामने छिपा राक्षस था, और उसकी बेटी उससे कहीं ज्यादा बहादुर निकली। कई महीनों बाद एक रात आर्या एक सजी हुई छोटी डिब्बी लेकर आई। ये आपके लिए बनाया है मम्मा। अंदर दोनों का हाथ में हाथ डाले बिना
बना चित्र था। ऊपर लिखा था, मेरी नायिका। अनन्या ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में ताकत और दृढ़ता चमक रही थी। नहीं बेटा, उसने भावुक स्वर में कहा, उसे मजबूती से गले लगाते हुए। नायिका तुम हो, तुमने हम दोनों को बचाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।